नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका विद्या दर्शन पाठशाला के ऑनलाइन यूट्यूब मंच पर। मेरा नाम रवि वर्मा। हम पढ़ रहे थे विज्ञान, जिसमें हमने दूसरा चैप्टर स्टार्ट किया था। दूसरे चैप्टर का नाम था अपने पास अम्ल, क्षारक एवं लवण। इसमें हमने अम्लों व क्षारकों के बेसिक गुणधर्म के सामान्य जानकारी इकट्ठा कर ली थी, जिसमें हमने जाना था कि अम्ल स्वाद में खट्टे होते हैं, क्षारक स्वाद में कड़वे होते हैं व लवण नमकीन होते हैं। फिर हमने इनकी धातु व धातु के साथ अभिक्रिया करवाई थी, दोनों की आपस में अभिक्रिया भी करवाई थी, जिससे लवण का निर्माण हुआ था। इसी को उदासीकरण की अभिक्रिया बोलते हैं। अब आती है अपने सामने बात अम्ल व क्षारकों की प्रबलता। मतलब अम्ल व क्षारक कितने प्रबल होते हैं, इसको किस प्रकार से नापते, वह हम इस कक्षा में पढ़ेंगे। तो अपना टॉपिक है अम्ल व क्षारकों की प्रबलता। तो देखते हैं किसी अम्ल या क्षारक की प्रबलता उसके द्वारा उत्पन्न H+ आयन। H+ आयन कौन उत्पन्न करता है? अम्ल। तो उसकी प्रबलता कैसे नापेंगे? किसी अम्ल या क्षारक की प्रबलता उसके द्वारा उत्पन्न H+ आयन या OH- आयन। OH- आयन कौन उत्पन्न करता है? क्षारक। तो इन आयनों की सांद्रता पर निर्भर करती है। H+ आयन हमारे पास ज्यादा मात्रा में होंगे तो वह ज्यादा प्रबल अम्ल होगा। अगर OH- अपने पास ज्यादा सांद्रता में होंगे तो वह ज्यादा प्रबल क्षारक होगा। अम्ल व क्षारक की प्रबलता हम एक सार्वभौमिक सार्वत्रिक सूचक द्वारा ज्ञात कर सकते हैं। सार्वत्रिक सूचक मतलब एक प्रकार का सूचक जो हमें यह बता देगा कि यह कितना प्रबल अम्ल है, कितना प्रबल क्षारक है। तो उसी को हम बोलते हैं सार्वभौमिक या सार्वत्रिक। एक ही नाम होता है, ये सूचक बोलते हैं। और इसी को अगर एक और नाम देना चाहें तो पीएच स्केल भी दे देते हैं। पीएच स्केल की सहायता से हम अम्ल व क्षारक की प्रबलता के बारे में पता लगाते हैं। देखते हैं इसकी परिभाषा। यह अनेक सूचकों का मिश्रण होता है। इसमें अनेक प्रकार के सूचक मिले होते हैं हमारे पास में, जो हमें बताते हैं। और यह सूचक किसी विलयन में हाइड्रोजन आयन की विभिन्न सांद्रता को विभिन्न रंगों में प्रदर्शित करता है। यह क्या करता है? हमारे पास में हाइड्रोजन आयन की विभिन्न सांद्रता, हाइड्रोजन आयन की प्रबलता को नापता है। मतलब कितनी मात्रा में किसी विलयन में हाइड्रोजन आयन उपस्थित है, यह केवल हाइड्रोजन आयन को मापता है। तो यह बात भी याद रखना, पीएच स्केल किसको मापता है? हाइड्रोजन आयन को, न कि OH- आयन को। तो OH- आयन को नहीं नापता है ये। और इन आयनों की विभिन्न सांद्रता मतलब कितनी मात्रा में हाइड्रोजन आयन है, उनको विभिन्न रंगों में प्रदर्शित करता है। अगर ज्यादा मात्रा में होंगे तो उसका कलर कुछ और होगा, कम मात्रा में होंगे तो कुछ और अलग कलर देगा। तो ये हमारे पास में कुछ इस प्रकार का होता है पीएच स्केल, जिसमें 1 से लेकर 14 तक गिनती लिखी रहती है। आपकी किताब में भी दे रखा है, वहां से देख लेना। और तो इसमें जैसे हम इसमें 14 तक गिनती लिखी रहती और 7 वाली संख्या बिल्कुल बीचों बीच आती है, जिसको हम उदासीन मानते हैं। उदासीन मतलब ये ना तो अम्लीय प्रकृति का है और ना ही क्षारीय प्रकृति का है, जिसमें हम इधर लेफ्ट वाली साइड पर बढ़ेंगे। इसे इधर भी 1 से लेकर 7 तक गिनती लिखी होगी, 1 2 3 4 5 6 और 7। तो इधर की तरफ चलेंगे, लेफ्ट की तरफ, तो इधर H+ आयन की सांद्रता में वृद्धि होती जाएगी। मतलब हम यह बता सकते हैं जितना ही लेफ्ट में चलेंगे, इसमें 7 से कम गिनती की तरफ चलेंगे तो H+ आयन की सांद्रता में वृद्धि होती जाएगी और वह उतना ही प्रबल अम्ल होगा। तो इधर प्रबल अम्ल आएगा ये। और जैसे ही 7 से हमारे पास में बढ़ी हुई संख्या आएगी, 7 के बाद में 8 9 10 11 12 13 और 14 संख्या तक लिखी रहती। जैसे ही हम बढ़ी हुई संख्या की तरफ चलेंगे तो हमारे पास में क्षारकीय प्रकृति बढ़ती हुई नजर आएगी।
मतलब ज्यादा प्रबल सारक होगा। जिसकी जितनी मात्रा में स्केल पर संख्या आएगी वह उतनी मात्रा में अधिक प्रबल सारक होगा। और 7 वाले को उदासीन मान लेते हैं। और इतना जानते हैं कि H+ आयन की सांद्रता में वृद्धि होती है किसमें? अम्लों में। तो इधर अम्लीय प्रकृति का वैसे भी आ ही जाएगा। और इधर वाले हमारे पास जितने भी रसायन आएंगे, विलयन आएंगे, वह सब सारक होंगे। और इनके अलग अलग कलर होते हैं जो आपकी बुक में दे भी रखा है, वहां भी देख लेना। और 7 वाला उदासीन होता है। उदासीन में हमारे पास में क्या आता है महत्वपूर्ण? इसमें हमारे पास में लवण आते हैं और जल। जो पानी हम पीते हैं वह भी उदासीन में ही आता है। जल की भी पीएच कितनी होती है? 7 होती है। और देख लेते हैं पीएच स्केल को। तो ये है हमारे पास में पीएच स्केल, जो आपकी बुक में भी दे रखा है, वहां भी देख लेना। कुछ इसी प्रकार का है। ये दोनों आपकी बुक में दे रखे हैं। इसमें 14 तक संख्या लिखी हुई है हमारे पास में। इधर चलोगे तो इधर अम्लीय रहते हैं, अम्लीय पदार्थ 7 से कम वाले रहते हैं। और जैसे 7 से अधिक संख्या की तरफ चलेंगे वो सारकीय प्रकृति के होते जाएंगे। इसी में हमारे पास में इधर देखते हैं तो इधर गहरा लाल रंग होता जाता है। आपकी बुक में भी दे रखा है, उसमें भी देखना अच्छे से। और जैसे इधर चलते इधर हरा वाला रंग दे रखा है। वैसे ही हमारे पास में कुछ पदार्थों की, कुछ विलयन की पीएच भी दे रखी है बुक में। ये भी याद रखना, पूछ ली जाती है एग्जाम में। जैसे जठर रस। जठर रस हमारे अमाशय द्वारा, जठर ग्रंथि होती है उसके द्वारा उत्पन्न किया जाता है, सिक्रेट किया जाता है, जो हमारे भोजन को पाचन में मदद करती है, पाचन में मदद करती है। और यह अम्लीय प्रकृति का होता है। इसकी पीएच होती है 1.2। और यह हमारे भोजन में जितने भी हानिकारक पदार्थ होते हैं, कीटाणु होते हैं, उनको खत्म करने का कार्य करता है। वैसे ही हम नींबू के रस की पीएच होती है 2.2। हमने जान भी लिया था नींबू के रस में कौन सा एसिड अम्ल होता है? साइट्रिक अम्ल। सिट्रिक अम्ल या साइट्रिक अम्ल एक ही बात होती है। और इसकी पीएच होती है 2.2। वैसे ही 7 वाले हमारे पास में आ जाते हैं उदासीन। इसमें ही हमारे पास में शुद्ध जल जो हम पानी पीते हैं उसकी पीएच होती है 7। और हमारे रक्त की पीएच होती है 7.4, 7.4। वैसे ही और देखते हैं मिल्क ऑफ मैग्नीशिया एक प्रकार की दवाई होती है, या मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड बोल दो, जो हमारे पेट में कभी कभी एसिडिटी होती है उसको कम करने में मदद करती है। दवाई होती है, एंटासिड भी बोलते हैं इसको। एंटासिड प्रति अम्ल, हिंदी में बोलेंगे तो प्रति अम्ल, जो हमारे कॉन्स्टिपेशन में मदद करती है। कॉन्स्टिपेशन कब्ज हो जाती है उससे राहत प्रदान करती है। पेट में जलन होती है उससे राहत प्रदान करने में काम आती है। और इसकी पीएच होती है 10। वैसे ही सोडियम हाइड्रोक्साइड के विलयन की होती है 14। तो हमने क्या क्या जान लिया कि 7 से कम वाले तो जितने भी होते हैं हमारे पास में अम्ल होते हैं। 7 वाले उदासीन और 7 से ज्यादा वाले विलयन, जिनकी पीएच 7 से ज्यादा होती है 14 तक, वह होते हैं सारक। तो इतना जान लिया हमने। और क्या जाना? अम्ल में ज्यादा मात्रा में H+ आयन पाए जाते हैं और सारकों में OH- आयन पाए जाते हैं। तो ये हमारे पास में पूरा पीएच स्केल था। इसको अच्छे से पढ़ना, ये आगे आपके बहुत काम आने वाला है। जैसे आप 10वीं के बाद भी बहुत काम आएगा। बहुत सारे एग्जामों में इसके ऊपर क्वेश्चन पूछे जाते हैं कंपटीशन में। तो इसको अच्छे से पढ़ लेना अभी यहाँ पर ही। अब देखते हैं हमारे दैनिक जीवन में पीएच का क्या महत्व होता है अगली स्लाइड में। तो अब देखते हैं दैनिक जीवन में पीएच का क्या महत्व होता है। हमारे दैनिक जीवन में किन किन पदार्थों की कितनी पीएच होती है, कितनी पीएच पर वह अपना कार्य करते हैं। तो हमारे शरीर
7 से 7.8 पीएच के बीच कार्य करता है। मतलब हमारे शरीर की पीएच कितनी होनी चाहिए जब हमारा शरीर अच्छे से कार्य करेगा? 7 से 7.8। और यह 7 वाली रेंज किसके बीच में आती है? उदासीन के बीच में। ना तो अम्लीय होना चाहिए हमारा शरीर, ना क्षारकीय। तो यह उदासीन के बीच में हमारा शरीर अच्छे से कार्य करता है। अगली, वर्षा के जल का पीएच मान 5.7 से कम हो जाता है तो अम्लीय वर्षा कहलाती है। अम्लीय वर्षा कहलाती है। मतलब जब प्रदूषण के कारण क्या होता है कि प्रदूषण के कारण वर्षा के जल का पीएच मान कितना हो जाता है? 5.6 हो जाता, 6 से कम हो जाता है। तो यह पानी क्या हो गया हमारे पास में? यह पानी हो गया अम्लीय। तो इसी को ही हम बोल देते अम्लीय वर्षा, एसिड रेन, या एसिड रेन भी इसी को बोलते हैं। इससे क्या होता है? यह हमारे पर्यावरण को नुकसान पहुंचाती है। जैसे ही आप जानते हैं ताजमहल कैसा किसका बना हुआ है? संगमरमर के पत्थरों का। संगमरमर के पत्थरों का ताजमहल बना हुआ है। और जैसे ही अम्लीय वर्षा उस पर गिरती है तो इसके वैसे तो इसका रंग कैसा है? सफेद। लेकिन अब यह धीरे धीरे पीला होता जा रहा है। इसको भी नुकसान पहुंचा रहा है संगमरमर के पत्थरों को। ताजमहल को नुकसान पहुंचा रहा है। ताजमहल बहुत अच्छी इमारत है लेकिन अब उसका नुकसान होने लग गया। और क्या करेगा? जैसे ही यह वर्षा का जल हमारे पृथ्वी पर पहुंचेगा, नदियों में मिलेगा, तो नदियों का जल भी कैसा हो जाएगा? अम्लीय हो जाएगा। और वहां पर रहने वाले जीवधारियों, जितने भी जानवर, मछली, कीट पतंगे, कीड़े जितने भी रहते हैं जल में रहने वाले जीव, उनको भी नुकसान पहुंचाता है। तो दिनों दिन उनकी संख्या भी कम होती जा रही है। तो इस वजह से यह भी खतरनाक है। क्यों होती है? और ये प्रदूषण के कारण। मुंह का पीएच मान 5.5 से कम होने पर दांतों का क्षय प्रारंभ हो जाता है। तो हम ये भी जान चुके हैं कि मुंह का पीएच मान ज्यादा अम्लीय हो जाएगा तो यह हमारे लिए मतलब दांत खराब होने लग जाएंगे, दांतों का क्षय होने लग जाएगा, खराब होने लग जाएंगे, कि इसमें दांतों में कीड़े लगने लग जाएंगे। क्यों? क्योंकि 5.5 से कम होने पर। तो हमें क्या करना चाहिए? जब भी हम खाना खाएं तो खाना खाने के तुरंत बाद हमें अच्छे से कुल्ला करना चाहिए, दांतों की सफाई करना चाहिए, जिस वजह से पीएच मेंटेन रहेगी। अगली, मधुमक्खी का डंक अम्ल छोड़ता है। अम्ल छोड़ता है। कौन सा अम्ल छोड़ता है? हमने पढ़ भी लिया है, मैंने बताया था आपको। कौन सा? मेथेनोइक अम्ल। मेथेनोइक अम्ल। तो यह क्या करेगा? यह क्या करता है? मेथेनोइक अम्ल हमारे शरीर में जलन व दर्द उत्पन्न करता है। जिस जगह पर हमें मधुमक्खी डंक मार देती है, काट डंक छोड़ देती है, तो उस स्थान पर हम हमारे जलन व दर्द होने लग जाता है। और यह क्या करता है? मधुमक्खी का अपनी सुरक्षा करने का उपाय है। और अगला, अच्छी उपज के लिए पौधों को एक विशिष्ट पीएच की आवश्यकता होती है। खेत में भी अच्छी पीएच मतलब एक निश्चित पीएच होती है, पीएच की मात्रा होती है मिट्टी की। जब हमारी फसल अच्छी होती है तो वह आप अपनी खेत की मिट्टी की पीएच भी ज्ञात करवा सकते हो। किसान मित्र केंद्र पर जाकर पीएच निःशुल्क मापते हैं। और अच्छी फसल के लिए एक विशिष्ट पीएच की आवश्यकता होती है कि अगर आपके खेत की मिट्टी की अच्छी पीएच, एक विशिष्ट पीएच होगी तो आपके फसल भी अच्छी होगी, आपकी उपज भी अच्छी होगी। तो यह था हमारे दैनिक जीवन में पीएच का महत्व। और एक और बात, हमारे पाचन में भी मदद करता है। जब हम भोजन करते हैं तो हमारे शरीर द्वारा, अमाशय द्वारा एक अम्ल छोड़ा जाता है जिसको बोलते हैं हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, इसके बारे में हमने पढ़ भी लिया। बहुत प्रबल अम्ल होता है ये, HCl अम्ल। और यह हमारे पाचन में मदद करता है। जितने भी हानिकारक
बैक्टीरिया, जीवाणु, कीटाणु होते हैं उनको नष्ट करने का कार्य करता है और भोजन को पचाने में मदद करता है। तो यह होने में बहुत स्ट्रॉन्ग एसिड प्रबल अम्ल होता है, लेकिन हमारे शरीर को नुकसान नहीं पहुंचाता है। इसके बारे में आप आगे वाले चैप्टरों में भी पढ़ोगे। अभी तो इतना याद रख लेना कि हम जो पाचन में कौन सा अम्ल मदद करता है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। तो ये था हमारे पास में दैनिक जीवन में पीएच का महत्व, क्या क्या कार्य होते हैं ये देख लेना कि ये विशिष्ट पीएच की आवश्यकता ही होती है। अगर इससे कम या ज़्यादा होने लग जाएंगे तो नुकसान पहुंचने लग जाएगा। तो ये थी हमारे पास आज की क्लास। आज की क्लास में हमने पीएच के बारे में बहुत अच्छे से पढ़ लिया, इसका क्या महत्व होता है, इसको किस प्रकार से नापते हैं। तो आज की क्लास यहीं समाप्त करते हैं। अगले क्लास में हम लवण के बारे में पढ़ेंगे। तो तब तक आप मैंने जो पढ़ाया उसको पढ़ना और लवण के बारे में पढ़कर आना कि इनका निर्माण किस प्रकार से होता है और यह क्या काम आते हैं हमारे जीवन में, किस प्रकार से इनका हम उपयोग लेते हैं, ये सब पढ़ेंगे। कुछ महत्वपूर्ण लवण के बारे में पढ़ेंगे। तो आज की क्लास यहीं समाप्त करते हैं। कक्षा अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक, शेयर व सब्सक्राइब करें। अपने ज़्यादा से ज़्यादा साथियों तक इस कक्षा को पहुंचाएं और चैनल को शेयर करें। धन्यवाद।